नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी का पहला पार्ट है, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, उसका पार्ट सार और रिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो होगा। इसमें ज़्यादातर बातें जो पाठ के अंदर है वो कॉन्सेप्ट बेस शामिल हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन ये एक तरह का रिवीजन होगा और पार्ट का सार होगा, जो अगर आप एग्जाम से पहले देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। या आपने ऑलरेडी पार्ट पढ़ रखा है तो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले बात की गई इसके अंदर जीवन की, शुरू करते हैं। जीवन क्या है? जीवन अणुओं का एक अनोखा जटिल संगठन है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करता है, जिससे वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया, अनुकूलन और प्रजनन इत्यादि होता है। ठीक है, तो ये बात की गई है जीवन के बारे में। आगे बात करते हैं कि जीवित प्राणी किसे कहेंगे, तो वृद्धि, विकास, प्रजनन, शोषण, प्रतिक्रियाशीलता और जीवन की अन्य विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं को जीवित प्राणियों के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बात करती है जीवित जीव की अनोखी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहली है वृद्धि या ग्रोथ। तो जीवित जीव द्रव्यमान और संख्या में बढ़ते हैं। क्या करते हैं? द्रव्यमान और संख्या में बढ़ते हैं। एक बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा अपना द्रव्यमान बढ़ाता है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। इसके अलावा पौधों में वृद्धि उनके विभजोत क्षेत्र में जीवन भर निरंतर होती रहती है, लेकिन जानवरों में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। जीवित जीव शरीर के अंदर पदार्थों के जुड़ने और कोशिकाओं के निर्माण के कारण आंतरिक वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि जो निर्जीव चीजें जैसे पर्वत, शिलाखंड, क्रिस्टल आदि निर्जीव जीव, उनकी वृद्धि किस प्रकार की होती है? वो भी बढ़ते हैं, लेकिन वो कैसे बढ़ते हैं? जब उनके बाहरी सतह पर कोई समान पदार्थों के जुड़ने के कारण, ठीक है ना, कोई निर्जीव वस्तु है उनके अगर कोई और पदार्थ जुड़ जाए तब उनकी वृद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती है। ठीक है, तो ये थी वृद्धि के बारे में। आगे बात करें, अगला है प्रजनन। ये एक प्रकार के नए व्यक्तियों का निर्माण है। व्यक्तियों के अस्तित्व के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। ये जनसंख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लैंगिक प्रजनन में दो माता पिता कमोबेश एक जैसे प्रकार के व्यक्तियों को उत्पन्न करने में शामिल है। अलैंगिक प्रजनन में एकल माता पिता शामिल होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है ना, और व्यक्ति माता पिता की प्रतिलिपि होते हैं, एकदम हूबहू होते हैं, जैसे पेरेंट्स वैसे ही चाइल्ड, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स आदि में होता है। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है? विखंडन है, किण्वन, पुनर्जनन, कायिक प्रसार आदि द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में वृद्धि और प्रजनन पर्यायवाची है। खच्चर, बांझ, श्रमिक मधुमक्खियां, बांझ मानव जोड़े जैसे कई जीव प्रजनन नहीं करते, इसलिए प्रजनन जीवित जीव की सर्व समावेशी विशेषता नहीं है। हालांकि किसी भी निर्जीव वस्तु में पुनरुत्पादन या प्रतिलिपि बनाने में की शक्ति नहीं है। तीसरा है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। कोशिकाओं के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच विशिष्ट अंतःक्रिया के कारण किसी व्यक्ति में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। किसी जीव की वृद्धि, गति, विकास, प्रजनन आदि सहित सभी गतिविधियां चपाचपय यानी कि उपापचय के कारण होती है। ये दो प्रकार की होती है, यानी उपापचय या मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, अपचय और उपचय, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होती है? एनाबॉलिज्म में प्रकाश संश्लेषण जैसी जीव के द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए सभी निर्माण प्रतिक्रिया शामिल है। यानी जो एनाबॉलिज्म में क्या चीज़ें जुड़ती है, कुछ नया बनता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या है? विघटन प्रतिक्रियाएं शामिल है, जैसे शोषण, पाचन आदि। कोई भी निर्जीव वस्तु चपाचप या उपापचय या मेटाबॉलिज्म नहीं दर्शाती। ये क्या है? सजीवों का गुण है। ठीक है ना, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया जो जीव के द्रव्यमान को बढ़ाती है, वृद्धि होती है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया शामिल है। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या है? विघटन प्रक्रिया शामिल है, जैसे शोषण और पाचन। आगे बात करते हैं चेतना। अगला सजीवों का गुण कौन सा है? वो है चेतना इन सेंस। यह परिवेश के प्रति जागरूकता और बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया है। बाहरी उत्तेजनाएं भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकती है। पौधे भी प्रकाश, पानी, गुरुत्वाकर्षण, प्रदूषण आदि जैसे उत्तेजनाओं पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सभी जीवित जीव विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। मनुष्य एकमात्र जीव है जो स्वयं के प्रति जागरूक है, इसलिए चेतना जीवित जीवों की परिभाषित संपत्ति बन गई है। आगे बात करते हैं, आगे है जीवन काल। प्रत्येक जीवित जीव का जन्म, विकास, परिपक्वता का एक निश्चित जीवन काल होता है, बुढ़ापा और मृत्यु। ठीक है ना, एक निश्चित जीवन काल है, जन्म लेता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा या मृत्यु पर एक या जीवन काल समाप्ति की ओर चला जाता है। छठा इसमें लिखा है, इसलिए जीवित जीव बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम, स्व प्रतिकृति, विकसित और नियामक इंटरेक्टिव सिस्टम है। तो इसलिए जीव क्या है? संक्षेप में कहें इन सब के बारे में,
अभी तक देखा तो एक लाइन में कह सकते हैं जीवित जीव क्या है, बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम है, स्व प्रतिकृति खुद की कॉपी बना सकता है, कॉपी एंड फोटोकॉपी होती है उस तरह, और स्वनियामक और इंटरेक्टिव सिस्टम है। आगे जीवित जगत में अब बात करते हैं जैव विविधता की। जैव विविधता क्या है? तो जीवित जगत में जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों में भिन्नता की घटना है। आकृति विज्ञान, आकार, रंग, शरीर रचना, आवास और आदतों में प्रत्येक भिन्न प्रकार का पौधा, जानवर या सूक्ष्म जीव एक प्रजाति का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में विज्ञान को ज्ञात है कि लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीव है। इनमें से 1.25 मिलियन जानवर है और बाकी के क्या है? मिलियन पौधे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पौधों की संख्या ज़्यादा है, बाकी जंतुओं की ज़्यादा संख्या पौधों की तुलना में। ठीक है, और जैव विविधता के अंतर्गत 3 बढ़ते हैं हम: पहचान, नामपत्ति और वर्गीकरण। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधे, जानवरों और अन्य जीवों को श्रेणियों में सूचीबद्ध करने से संबंधित है, जिनका नाम, तुलना, अध्ययन किया जा सकता है। और पहचान क्या है? पहचान वर्गीकरण प्रणाली में, यानी कि हमने कोई जीव देखा उसको सबसे पहले पहचानते हैं, ये बिल्ली है, ये कौवा है, ऐसे। ठीक है, प्रणाली में किसी जीव का सही नाम और उस स्थान की खोज है, ये चाबी यानी कीज की मदद से किया जाता है। सबसे पहले ज्ञात जीवों के साथ समानता निर्धारित करके किया जाता है। कोई नया जीव खोजा गया तो उसके कुछ कीज, उसके कुछ लक्षण होते हैं, तो पहले से खोजे गए जो जीव है उनसे कंपेरिजन करते हैं, इसको किस में रखेंगे, तो उस तरह उसकी वर्गीकरण की पहली प्रणाली में क्या होता है? उसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान हो जाती है। नामकरण यानी उसको नाम देना। नामकरण जीवित जीवों के नामकरण को मानकीकृत करने की प्रक्रिया है, ताकि किसी विशेष जीव को पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड यानी कि आईसीबीएन पर आधारित होते हैं, और जानवरों के नाम प्राणी शास्त्रीय नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड यानी आईसीजेडएन पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक नाम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम होना चाहिए। ठीक है, पहचान कर ली, नामकरण कर लिया। तो जैविक नामकरण, वैज्ञानिक नाम प्रदान करना सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। जैविक नाम क्या होता है? वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान किया गया नाम, जिससे कि वो पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। ज्ञात जीवों को प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, एक होता है सामान्य नाम जीनस और दूसरा होता है विशिष्ट विशेषण या प्रजाति या स्पीसीज। नामकरण की प्रणाली कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई और इसे कहते हैं द्विजगत नाम पद्धति। ठीक है, द्विनामपत्ति। ठीक है, द्विनामपत्ति। ठीक है, जैसे आम के लिए हो जाएगा मेंजिफेरा इंडिका, मनुष्य के लिए होमो सैपियंस, इसलिए द्विनामपत्ति होती है। ये जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है। अब द्विनामपत्ति के कुछ नियम होते हैं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉ होते हैं, वो इस प्रकार है। जैविक नाम आमतौर पर लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक यानी तिरछे लिखे जाते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द किसको दर्शाता है? पहला शब्द जीनस को दर्शाता है, जबकि दूसरा शब्द घटक विशिष्ट विशेषण या स्पीसीज को दर्शाता है। तीसरा, जैविक नाम के दोनों शब्द जब हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग रेखांकित होते हैं या इटैलिक यानी तिरछे इटैलिक में मुद्रित होते हैं ना, तिरछे लिखते हैं या फिर उन्हें अंडरलाइन कर देते हैं हाथ से लिखते टाइम। चौथा है जीनस को सूचित करने वाला पहला शब्द बड़े अक्षर में, यानी जीनस को बड़े अक्षर से शुरू करते हैं, जबकि स्पीसीज को छोटे अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू करते हैं। तो ये कुछ थे इनके नियम। आगे बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को कुछ आसानी से देखने योग्य विशेषताओं के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहीकृत किया जाता है। वर्गीकरण जीवों के अध्ययन को सुविधाजनक बना देता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी क्या है? कोशिका की आंतरिक संरचना, विकास प्रक्रिया तथा पारिस्थितिक जानकारी के साथ बाह्य तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेक्सोनोमी कहलाती है। ठीक है, अब टेक्सोनोमिक श्रेणियां क्या होती है? तो वर्गीकरण श्रेणी जीव के पदानुक्रमिक वर्गीकरण में एक रैंक या स्तर है। 7 बाध्यकारी श्रेणियां होती है उसमें, और कुछ मध्यवर्ती ने 7 मुख्य श्रेणियां होती है, कुछ अन्य मध्यवर्ती होती है। चूंकि श्रेणी समग्र वर्गीकरण व्यवस्था का एक हिस्सा है, इसलिए इसे वर्गीकरण श्रेणी कहा जाता है, और अन्य सभी श्रेणियां मिलकर वर्गीकरण पदानुक्रम का निर्माण करती है। ठीक है, और वर्गीकरण पदानुक्रम में कितनी श्रेणियां हैं? 7 श्रेणियां हैं। इस तरह दिखा सकते हैं: जगत सबसे बड़ी, उससे छोटी संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, वंश और जाति। और इनको इंग्लिश में नाम दे तो सबसे पहले हो जाएगी किंगडम, फिर डिवीजन या फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये वर्गीकरण के पदानुक्रम में 7 ये, ठीक है ना, दर्शाई गई है। आगे चलते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज, ये सबसे छोटी होती है। ठीक है ना, स्पीसीज क्या होती है? प्रजातियां हैं। स्पीसीज व्यक्तियों आबादी के समूह की प्राकृतिक आबादी है, जो सभी आवश्यक रूपात्मक प्रजनन विशेषताओं में एक दूसरे से मिलती जुलती है ना, जो एक दूसरे से प्रजनन करने में सहायक होती है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने और उपजाऊ संतान यानी अच्छी संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो। आम के पेड़ के लिए
के लिए इंडिका जीनस मेंजिफेरा की प्रजाति है, यानी कि मेंजिफेरा यहाँ पर होगा मेंजिफेरा। मेंजिफेरा क्या है, इसमें जीनस है, और इंडिका क्या है, इसकी स्पीसीज है। ठीक है, इसी तरह आगे बात करते हैं। होमोसेपियंस में होमो जीनस है और सेपियंस क्या है, उसकी स्पीसीज है। अब बात करते हैं जीनस या वंश की। यह संबंधित प्रजातियों का एक समूह है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्पीसीज होती है। जब बहुत सारी स्पीसीज मिलती है एक जैसी, तो उसको डालते हैं जीनस या वंश के अंदर। तो यह संबंधित स्पीसीज का एक समूह है जो कुछ सहसंबंध लक्षणों से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि वंश की सभी प्रजातियां एक ही पूर्वज से विकसित हुई है, जैसे कि शेर, बाघ, तेंदुआ निकट से संबंधित प्रजाति है और इन्हें एक ही जीनस किसमें, पेंथर या पेंथरा में रखा गया है। आगे बात करते हैं। अगला है पदानुक्रम है, जो वंश से बड़ा होता है, इसका नाम है परिवार, फैमिली या कुल। यह एक वर्गीकरण श्रेणी है जिसमें एक या अधिक संबंधित जेनरा शामिल है। ठीक है, इसके अंदर क्या बहुत सारे वंश होते हैं। ठीक है, अभी बात की थी हमने जीनस की बात की थी, ठीक है ना। जीनस के बाद सबसे बड़ी है इकाई, तो ये है जीनस के बाद की सबसे बड़ी इकाई है वो फैमिली। तो इसमें बहुत सारी जीनस शामिल होती है, ठीक है ना, एक से लक्षणों वाली। एक ही परिवार की सभी प्रजातियों में कुछ सामान्य विशेषताएं या सहसंबंध लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, उसमें आपस में बहुत सारे संबंध होते हैं, लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे सोलेनेसी परिवार में सोलेनम, पिटोनिया, धतूरा आदि कई वंश शामिल है। और वंश पैंथरा जैसे शेर, चीता, और वंश फेलिस यानी बिल्ली को फैमिली फेलिडी में रखा गया है, ठीक है ना। तो सोलेनम एक फैमिली है, उसके अंदर किस कौन कौन से आते हैं, सोलेनेसी की फैमिली के अंदर आते हैं सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। इसी तरह फैमिली है फेलिडी, उसमें उसको बिल्ली वंश और पैंथरा यानी शेर, चीता वंश को रखा गया है। आगे बात करते हैं ऑर्डर या गण की। इस श्रेणी में एक या अधिक संबंधित परिवार शामिल है, परिवार यानी फैमिली शामिल है। फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी कौन सी थी, अभी हमने देखी थी, बिल्ली, शेर, चीते थे। और कैनिडी यानी कुत्तों का कुल, कुत्ते या कुत्तों का कुल को कुल इनको एक ही ऑर्डर किस में रखा गया, कार्निवोरा में रखा गया है। अब बात करते हैं वर्ग या क्लास। ये क्या उच्चतम श्रेणी है, किससे, ऑर्डर से। ठीक है, वर्ग या क्लास क्या है, एक या अधिक संबंधित ऑर्डर से बना है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, शेर, बिल्ली को किस में रखा गया, वर्ग मेमेलिया में रखा गया है। मेमेलिया उसमें आते हैं जिसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। इसी तरह मक्खी, मच्छर, तितली, कॉकरोच को रखा गया किस में रखा गया, इनको रखा गया इंसेक्टा में रखा गया है। ठीक है ना, यह दिखाया रहेगा वर्ग इंसेक्टा के अंदर मक्खी, मच्छर, तितली, कॉकरोच को रखा गया है। अब आगे बात करते हैं फाइलम या डिवीजन की। तो फाइलम और डिवीजन दोनों एक ही तरह यूज होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। फाइलम शब्द का प्रयोग जंतुओं के लिए करते हैं, जबकि डिवीजन का प्रयोग पौधों के संदर्भ में किया जाता है। वे एक या अधिक वर्ग से मिलकर बने होते हैं। जब बहुत सारी क्लास मिलती है तो फाइलम का निर्माण होता है। तो जानवर हैं, उनको किस फाइलम में रखा गया, जानवरों को जैसे कोडेट में रखा गया है। न केवल इसमें क्या रखा गया है, कोडेट में आते हैं स्तनधारी, आते हैं पक्षी, आते हैं सरीसृप, उभयचर भी शामिल है ना, कि स्तनधारी, एवीज, पक्षी, रेप्टाइल, एम्फीबिया, सब किसको कोडेट में रखा गया है। और इसमें क्या है, सब में एक कशेरुक दंड पाई जाती है, ठीक है ना, कशेरुक दंड पाई जाती है, ठीक है ना, जीवन भर या जीवन का किसी अवधि में। तो इसलिए इन्हें कोडेट फाइलम में रखा गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है किंगडम। किंगडम क्या है, किंगडम यह उच्चतम वर्गीकरण श्रेणी है, सबसे उच्चतम ये होती है किंगडम। सभी पौधे प्लांटिंग किंगडम में शामिल है, जबकि सभी जानवर एनिमल या साम्राज्य साम्राज्य या किंगडम में, किंगडम को जगत भी कहते हैं, साम्राज्य भी कहते हैं, शामिल है। साम्राज्य वैसे वो राजा जैसे फाइट करते हैं वैसे हो गया, तो साम्राज्य नहीं, इसके लिए हिंदी में जगत काम शब्द लेंगे, जगत सही रहेगा। और किंगडम अंग्रेजी में। तो ये क्या है, उच्चतम वर्गीकरण श्रेणी है, ठीक है। पौधे किस में रखेंगे, प्लांटी में रखेंगे, और जानवर एनिमल या किंगडम में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये थी वर्गीकरण पदानुक्रम की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं वर्गीकरण सहायक सामग्री। तो तकनीकें, प्रक्रियाएं तथा संग्रहित जानकारी जो जीवों की पहचान, वर्गीकरण में उपयोग होती है ना। हमने जीव देखा, उसकी पहचान करने के लिए, उसका वर्गीकरण करने के लिए कुछ हमें सामग्री चाहिए, ठीक है ना, सहायक सामग्री चाहिए। वो क्या कहलाती है, वर्गीकरण सहायक सामग्री कहलाती है, यानी पहचान और वर्गीकरण में सहायक होती है। इसमें क्या क्या शामिल है, पहली है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसा स्थान है जहाँ सूखे और दबाए गए पौधों के नमूनों को चादरों पर चढ़ाकर वर्गीकरण की व्यापक रूप से स्वीकृत किया जाता है। यानी एक आती है हर्बेरियम शीट आती है, उस पर किसी पौधे की पत्ती आती है, सुखाकर चिपका देते हैं, ठीक है ना, हर्बेरियम शीट में। फिर उससे चादर द्वारा उसमें सुरक्षित रख देते हैं, ठीक है। मान लो कोई वो पौधा विलुप्त होने वाला हो या नया तो खोजो, तो आज से 200 साल पहले कोई पौधा तो हर्बेरियम के अंदर वो मिल जाता है। वहाँ जाकर क्या स्टडी के रिसर्च में वो काम आ जाता है व्यापक रूप में। और क्या है, नमूनों को चादरों पर चढ़ाकर वर्गीकरण की व्यापक रूप से स्वीकृत प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। हर्बेरियम शीट पर एक लेबल भी लगा होता है, लेबल में क्या क्लासिफिकेशन किया जाता है पूरा, यह जो वर्गीय की पदानुक्रम देखिए उस अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें संग्रह की तारीख, स्थान, अंग्रेजी स्थानीय, वानस्पतिक नाम, परिवार, संग्रहकर्ता का नाम के बारे में ना उसका वर्गीकरण होता है, ठीक है। किस दिन कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, वो अगर स्थानीय भाषा में बोटनिकल नाम आदि उसमें लिखे होते हैं, अंग्रेजी में नाम, ठीक है ना। और जिसने कलेक्ट किया उसका नाम,
इत्यादि होते हैं, उस पौधे का क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है, हर्बेरियम के अंदर। और ये सब कहाँ लिखा होता है? यहाँ पर हर्बेरियम के अंदर यहाँ लिखा होता है। अगर आप कॉलेज में जाएंगे बीएससी करेंगे तो ठीक है, वहाँ पर हर्बेरियम फाइल बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप अगर बीएससी करते हैं तो वहाँ हर्बेरियम फाइल बनाकर आप देख सकते हैं, आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की बनाई जाएगी, ठीक है। अब अगला है बोटनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान। ये क्या है? विशिष्ट उद्यान है जिसमें संदर्भ है ना, रेफरेंस के लिए जीवित पौधों का संग्रह होता है। अब ठीक है, हर्बेरियम में मैंने क्या देखा, सूखे पौधों की पत्तियां आती थी। अब हमने जीवित पौधे देखने, तो हम कहाँ जाएंगे? बोटनिकल गार्डन जाएंगे। इन उद्यानों में क्या होता है? पौधों को पहचान के उद्देश्य से उगाया जाता है ना, कि कोई रिसर्च कर रहा तो इन पौधों को आकर जान सके। और प्रत्येक पौधे पर उसके वैज्ञानिक नाम और परिवार को दर्शाते हुए लेबल लगाया जाता है। हर पौधे के तने के आसपास या कहीं एक लेबल लगा दिया जाता है, जहाँ पर उसका बोटनिकल नाम और क्लासिफिकेशन इत्यादि लिखे होते हैं। प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान क्या है? रॉयल वनस्पति उद्यान कहाँ है? लंदन के अंदर है, ठीक है। और भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है, जो सबसे बड़ा है एशिया का। इसके अलावा राष्ट्रीय वनस्पति बोटनिकल यानी नेशनल बोटनिकल गार्डन लखनऊ भी शामिल है। ये कुछ क्या है? बोटनिकल गार्डन के उदाहरण है। सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा है, लंदन के अंदर है। उसके बाद सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कहाँ है? कोलकाता में भारतीय वनस्पति उद्यान। इसके अलावा लखनऊ में भी एक, थे कुछ 2-3 एग्जाम्पल थे बोटनिकल गार्डन के। अब बात करते हैं संग्रहालय या म्यूजियम की। तो जैविक संग्रहालय संदर्भ उद्देश्यों के लिए कॉलेजों और स्कूलों में, ठीक है ना। अब जैसे कि हम कॉलेज आते हैं, ठीक है ना, स्कूल के अंदर है ना लैब होती है, आपकी बायो की लैब होती है। वहाँ पर है ना बहुत सारे स्पेसिमेन रखे होते हैं, जैसे जंतुओं के, पौधों के। तो वो क्या कहलाता है? कि म्यूजियम कहलाता है। जब प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो एक प्रैक्टिकल लैब में होते हैं, तो एक तरह का संग्रहालय या म्यूजियम हो गया। तो जैविक संग्रह संदर्भ उद्देश्यों के लिए कॉलेज और स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किया जाता है, ठीक है। नमूनों यानी सैंपल को कंटेनरों या जार में परिरक्षक समाधानों या सूखे नमूनों के रूप में संरक्षित किया जाता है। कीड़ों को इकट्ठा करने, मारने और पिन करने के बाद कीट बक्सों में संरक्षित किया जाता है, ठीक है ना। और जंतुओं को संरक्षित किस में किया जाता है? फार्मेलिन में संरक्षित किया जाता है ना। जो मरे हुए जंतु है किस में संरक्षित होते हैं? वो फार्मेलिन का 40% विलीन होता है, जो फार्मेलिन कहलाता है। उसके अंदर मृत जंतुओं को रखा जाता है। तो आप स्कूल में रखोगे बहुत सारे जंतु। आप जाएंगे कॉलेज में या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ बहुत सारे स्पेसिमेन होते हैं। तो ये सब क्या है? इनको म्यूजियम या संग्रहालय की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल पार्क कहते हैं इन्हें, चिड़ियाघर भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है। तो ये वे स्थान है जहाँ जंगली जानवरों को मानव देखभाल के तहत सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। यहाँ जानवरों को रखा जाता है, जहाँ जहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं उन्हें देखने के लिए, जो रिसर्च करते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। और मानव के देखरेख में इनको रखा जाता है चिड़ियाघर में। और जो हमें उनके भोजन की आदतों, व्यवहार के बारे में जानने में सक्षम बनाते हैं ना, वो किस तरह भोजन खाते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी क्या हैबिट्स है, इनके बारे में जान जान सकते हैं वहाँ जाकर। जहाँ तक संभव प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक आवास के अंदर रखा जाता है, उनको मानव देखरेख में रखा जाता है, लेकिन आस पास पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं, जैसे बंदरों के लिए पेड़ है और है, वहाँ पर रह सके। एकदम पिंजरे में उनको घुटन होगी, पिंजरे में रखा जाता है, लेकिन उस तरह रखा जाता है जहाँ प्राकृतिक वातावरण भी पूरी तरह देने की वहाँ उनको कोशिश होती है, ठीक है। किसके अंदर? जूलॉजिकल पार्क के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं की या कुंजी। तो टेक्सोनोमी कुंजी क्या है? एक कृत्रिम विश्लेषणात्मक एंड आर्टिफिशियल एनालिटिकल उपकरण या टूल है, जिसमें वैकल्पिक विशेषताओं की द्विभाजित तालिका के साथ कथनों की एक सूची होती है, जिसका उपयोग जीवों की पहचान के लिए किया जाता है। कीज क्या है? कीज से क्या जंतु की पहचान की जाती है। जैसे कि मान लो कि एक एक जंतु है, उसके अंदर क्या है, कि मान लो कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम है या नहीं है, टेन को वो कशेरुकदंड है या नहीं है। अगर है तो वो कोऑर्डिनेट में है, नहीं है तो नॉन कोऑर्डिनेट में होगा वो जंतु, ठीक है। प्लांटी है, प्लांटी के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं, हम जाते हैं अगले पार्ट में आएगा। उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके अंदर फ्लैजिला है या नहीं। ऐसे दो लक्षण हो गए, या तो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो इसमें होगा वर्गीकरण, होगा तो इसमें होगा। इस तरह सारणी बनाकर रखते हैं, ठीक है। कथनों की एक सूची होती है, जिसका उपयोग जीवों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर दो विपरीत वर्णों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वर्गों का, ठीक है, वर्गों का उपयोग किया जाता है। यानी एक में एक लक्षण दिया होता है, क्या इसमें मौजूद है या नहीं है। अगर है तो हाँ में उसमें रखा जाएगा, नहीं है तो इसमें रखा जाएगा। जबकि दूसरे को अस्वीकार कर दिया जाता है। कुंजी के प्रत्येक कथन को लीड कहा जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी जैसे प्रजाति, जीनस, परिवार आदि के लिए अलग अलग वर्गीकरण कुंजी का उपयोग किया जाता है। कुंजी आमतौर पर क्या है? प्रकृति में विश्लेषणात्मक होती है ना, ठीक है ना। वर्गीकरण में बहुत सहायक होती है, ठीक है ना। दो लक्षण होते हैं। एक लक्षण है जैसे कि मान लो इसकी, मान लो कोई जीव है, उसकी कोशिका, उसमें कोशिका भित्ति है या नहीं है। तो कोशिका भित्ति है तो उसमें रखेंगे, नहीं है तो उसमें रखेंगे, ठीक है। और सेल वॉल प्रेजेंट है एब्सेंट है, इसी के आधार पर क्या हम प्लांटी और एनिमलियम में वर्गीकृत कर दिया। फिर हम इसमें क्लोरोफिल है या नहीं है, उसमें रखेंगे, नहीं है उसको अलग में रखेंगे। फ्लैजिला है या नहीं, फ्लैजिला है उसको उस जीव में उसको रखेंगे, नहीं है वहाँ पर रखेंगे। जड़ें कैसी है, इसे आगे और भी बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं, ठीक है ना। आगे जब स्पीसीज के लेवल तक जाते हैं तब,
ठीक है। तो सबसे पहले वो कुछ मोटे कैरेक्टर देखते हैं जो नॉर्मली पाए जाते हैं, फिर जैसे जैसे स्पीसीज तक जाते हैं और कैरेक्टर आते हैं। इसके अलावा क्या है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग विवरण दर्ज करने के कुछ अन्य साधन है। ठीक है ना। मोनोग्राफ क्या है, इसमें किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा में किसी स्थान विशेष पर उगने वाले पौधों की सूची होती है, जिसमें एक तरह का एक कैटलॉग है। और मैनुअल क्या है, मैनुअल या नियम पुस्तिका ये जातियों की नाम की जानकारी के लिए काम में ली जाती है। और इसमें क्या, किसी जाति का विस्तृत वर्णन होता है। जाति का विस्तृत वर्णन किस में होता है, मैनुअल में होता है। और किसी जाति विशेष की एक टैक्सोन की पूरी जानकारी किस में होती है, वो होती है मोनोग्राफ में। और फ्लोरा क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली समस्त पौधों की जो जानकारी होती है वनस्पति की, वो फ्लोरा के अंतर्गत होती है। तो इसके साथ ये पार्ट का रिवीजन था जो मैंने करवाया। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर।